हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का अपना नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारी खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक ही समझिए इसे। ठीक है, तो इसमें हम पहले कृषि के बारे में जान लेते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, जहाँ 5.5 लाख गांव हैं। यहाँ 68% आबादी जो है वो गांव में रहती है, तथा कृषि से ही देश की 64% जनसंख्या को आजीविका मिलती है। भारत में निम्नलिखित 3 फसलें होती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो कृषि प्रधान देश है भारत, सभी को पता है। लगभग इसमें 5.5 लाख गाँव हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाँव हैं। और यहाँ की 68% जो आबादी है अभी भी कहाँ पे रहती है? तो गाँव में रहती है। और गाँव में रहती है तो इसका मतलब है इनकी आजीविका का साधन भी क्या होगा? कृषि होगी, ठीक है? और भारत में अगर हम फसलों की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है? होती हैं। तो ये आप सभी को पता होगा, आपने सुना होगा, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब ये जानना कि रबी की फसल में कौन-सी फसलें आती हैं, खरीफ की फसल में कौन-सी फसलें आती हैं, ठीक है? और ये कब बोई जाती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबी की फसल के बारे में। रबी की जो आपकी फसल होती है अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना कि रबी की जो फसलें होती हैं वो कब बोई जाती हैं? तो अक्टूबर में बोई जाएगी, ठीक है? बरसात जैसे ही खत्म होने पे आती है, तो रबी की फसल बोई जाती है और कब काटी जाएगी? तो अप्रैल में काटी जाएगी, ठीक है? मतलब जो अभी समय चल रहा है, तो इसी टाइम पे काटी जाती है। और इसकी मुख्य फसलें कौन-सी होती हैं? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सारी फसलें जो होती हैं वो रबी की फसलों में आती हैं। ठीक है? तो इनके नाम याद कर लेना। अब एक के नाम याद करेंगे तो दूसरे के अपने आप लिख सकते हैं, क्योंकि जायद की फसलें याद करना आसान है। ठीक है? तो आप रबी की याद कर लें। फिर आता है आपका खरीफ की फसलें। खरीफ की जो फसलें होती हैं वो जुलाई में बोई जाती हैं। ठीक है? जब बरसात होती है, ठीक है? जुलाई में स्टार्ट होती है, तब ये फसलें बोई जाती हैं और अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं। ठीक है? मतलब रबी की फसल जब बोई जाएँगी उससे पहले ये काट ली जाती हैं। इनकी मुख्य फसलें होती हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूँगफली, कपास, जूट, सन, तम्बाकू आदि। ठीक है? और ये किससे सींची जाती हैं? तो मानसून से सींची जाती हैं, क्योंकि बरसात जो होती है उसी से इसे सिंचाई हो जाती है इसकी। ठीक है? जो मोटा अनाज होता है वो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आता है। जैसे ज्वार, बाजरा, ये सारे मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? तो मोटा अनाज याद रखना कि बरसात जब होगी तभी ये हो सकती है, मोटा अनाज जितना भी है। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, चावल, चावल में भी काफ़ी पानी चाहिए। ठीक है? तो ये सारी फसलें कौन-सी होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। याद कर लेना, रबी की फसल जो है वो अक्टूबर में बोई जाएगी, अप्रैल में काटी जाएगी। खरीफ की जो फसल होती है वो जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। अब हम आते हैं जायद की फसलों में। जायद की अगर फसलों की बात करें तो ये मार्च में बोई जाती हैं और जून में काटी जाती हैं, ठीक है? जुलाई से पहले ही हम इसे काट लेते हैं, ठीक है? जब मार्च में काफ़ी गर्मी पड़ती है तब ये बोई जाती हैं और जून में काट ली जाती हैं। इनमें कौन-कौन सी फसलें आती हैं? तो तरबूज, आप देखते हैं कि गर्मी में ही आप खाते हैं, ठीक है? हर टाइम नहीं मिलता, गर्मियों में ज़्यादातर मिलता है, तो खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी, खीरा, तरकारियाँ, ये सादी सारी जो होती हैं वो जायद फसलों के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है? तो कौन-कौन सी फसलें हैं? तो तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी, खीरा, तरकारियाँ, ये सारी पैदा की जाती हैं और ये आती हैं आपकी जायद की फसलों में, ठीक है? ये मार्च में बोई जाएँगी और जून में काट ली जाएँगी, ठीक है? तो इतना हमने पढ़ लिया, तीनों फसलें पढ़ लीं। अब भारत की फसलें, भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। कुछ फसलों की इसमें हम बात करेंगे, उनकी परिस्थितियों की बात करेंगे, कितना टेम्परेचर चाहिए और कहाँ पर इनका उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूँ की, ठीक है? गेहूँ के लिए हमें उपजाऊ मिट्टी चाहिए। अगर बारिश की बात करें तो कितनी बारिश होनी चाहिए? तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए, ठीक है? गेहूँ के लिए कितनी बारिश चाहिए? तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। तापमान की बात करें तो जब बोया जाएगा तब टेम्परेचर होना चाहिए 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है? और बाद में कितना चाहिए? तो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए, क्योंकि जो अभी का तापमान है, ठीक है? इसी टाइम पे ये काटी जाती हैं, तो 20 से 25 डिग्री तक तापमान होना चाहिए। बाद में और स्टार्टिंग में तापमान जब बोया जाएगा तब होगा 10 डिग्री से 15 डिग्री तक। और सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ठीक है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ किया जाता है, ठीक है? यूपी तो फर्स्ट है। तो गेहूँ की बात करें, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वर्षा चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, तापमान पहले चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और बाद में चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा किया जाता है। फिर बात करेंगे हम चावल की। चावल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो चिकनी उपजाऊ मिट्टी चाहिए, ठीक है? चिकनी मिट्टी चाहिए होती है चावल के लिए। जलवायु कैसी चाहिए? तो गर्म जलवायु चाहिए। वर्षा इसमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है? बारिश के पानी से ही सींचा जाता है, तो वर्षा इसमें ज़्यादा चाहिए। बारिश इसमें चाहिए 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। इसलिए जब बारिश होती है तभी इसे बोया जाता है। ठीक है? तो बारिश चाहिए 75 से 200 सेंटीमीटर तक। तापमान जब इसे बोया जाएगा तब चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर पकते समय इसका टेम्परेचर होनी 27 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है? तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए जब चावल आपको चाहिए। ठीक है? और दलदली जो जहाँ भूमि पाई जाती है वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। जैसे पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पर ये ज़्यादातर
इसकी खेती की जाती है, ठीक है? कृषि की जाती है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पर भी चावल जो है वो बहुतायत में किया जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है। तो चावल के लिए क्या-क्या चाहिए हमें? तो चावल के लिए सबसे पहले चिकनी उपजाऊ मिट्टी चाहिए आपको, गर्म जलवायु चाहिए, बारिश जो है वो 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए। तापमान बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और काटते समय 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर 20 से 27 के बीच में ही रहे, ठीक है? और सबसे ज़्यादा दलदली भूमि यानी कि पश्चिम बंगाल में से उपजाया जाता है, ठीक है? पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु यहाँ पर भी चावल किया जाता है। फिर हम बात करते हैं चना व दालों की, कि दालें सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती हैं। तो इसके लिए ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं चाहिए, ठीक है? वर्षा भी 30 से 75 सेंटीमीटर तक ही चाहिए है इसमें। तापमान जो है आपका वो 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा आपका एमपी में होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ये सबसे ज़्यादा की जाती हैं दालें वगैरह। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक यहाँ पर भी किया जाता है, ठीक है? तो चना एवं दालों के लिए क्या है, कम उपजाऊ मिट्टी चाहिए, बारिश जो है वो 30 से 75 सेंटीमीटर तक चाहिए है। तापमान आपका 15 डिग्री से 25 डिग्री तक होना चाहिए और सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में किया जाता है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक यहाँ पर भी किया जाता है। तिलहन की बात करें, ठीक है, ऊपर तो दलहन की हमने बात की थी, ठीक है, जो दालें हैं वो दलहन में आ जाएगा। तो तिलहन में क्या है कि उपजाऊ मिट्टी चाहिए, ठीक है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है? तिलहन उत्पादन की बात करें तो उपजाऊ मिट्टी चाहिए है, ठीक है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा ये कहाँ किया जाता है तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। मूँगफली की अगर हम बात करें, तो तापमान चाहिए 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा चाहिए आपका 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक। हल्की रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है? मिट्टी जो हो वो हल्की-सी रेतीली हो और ये सबसे ज़्यादा होता है आपका गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और एमपी में। और इसके उत्पादन में जो भारत है वो विश्व में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा मूँगफली भारत में ही की जाती है, ठीक है? 15 से 25 तापमान होगा, वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर तक होगा, हल्की रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी में यहाँ पर ये किया जाता है और इसके उत्पादन में जो भारत है वो प्रथम स्थान पर है। उसके हम बात बात करेंगे चाय की, तो चाय के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए। पहाड़ों के ढाल पर ही सबसे ज़्यादा की जाती है। तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। वर्षा जो है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये असम साइड में ज़्यादा होती है इसलिए असम में ही इसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, तो असम है फर्स्ट नंबर पर, फिर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर चाय जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गन्ने की, जिसे हम लोग शुगर केन कहते हैं। तो च गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा चूना युक्त चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है? कैसी मिट्टी होनी चाहिए? तो चूना युक्त चिकनी दोमट मिट्टी। वर्षा होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। तापमान इसके लिए चाहिए 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक और सबसे ज़्यादा ये यूपी में किया जाता है, ठीक है? फिर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, यहाँ पर ये किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है? मिट्टी कैसी चाहिए? तो चूना युक्त चिकनी दोमट मिट्टी, ये चीज़ याद रखना। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे कपास की। कपास के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए, ये तो आपको पता होगा कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कपास के लिए। तापमान इसमें 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है? और सबसे ज़्यादा ये गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में होता है, ठीक है? उसके बाद फिर कर्नाटक और तमिलनाडु भी आ जाता है। तो काली मिट्टी चाहिए, तापमान 20 से 40 चाहिए। वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चाहिए और सबसे ज़्यादा होता है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब हम मसालों की बात कर लेते हैं। मसाले जो सबसे ज़्यादा साउथ में किए जाते हैं, तो इसके लिए तापमान चाहिए आपका 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। गर्म एवं भीगी जलवायु होनी चाहिए, ठीक है? अगर हम बात करें लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची तो ये सबसे ज़्यादा केरल एवं तमिलनाडु में होते हैं। हल्दी की बात करें तो हल्दी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है, ठीक है? उसके बाद फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में होती है। लाल मिर्च की बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश में इसमें फर्स्ट है, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। काजू की बात करें तो केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश जो है वो भी फर्स्ट है। ठीक है? तो ये मसालों की बात होगी 15 से 38 टेम्परेचर, वर्षा 100 से 250 सेंटीमीटर क्योंकि साउथ में देखा बहुत बारिश होती है आपकी। ठीक है? और गर्म एवं भीगी जलवायु होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे रेशम की।
तो रेशम को सेरीकल्चर भी कहते हैं, ये चीज़ याद होगा आपको। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए जहाँ भी रेशम उत्पादन होता है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। नर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, ठीक है? तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये साउथ में ज़्यादातर होता है, तो कर्नाटक है आपका, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका कश्मीर में, असम में, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे देखने को मिलता है रेशम उत्पादन, ठीक है? तो सेरीकल्चर के बारे में भी हमने देख लिया, मसालों के बारे में भी देख लिया। अब जान लेते हैं कि झूमिंग कृषि किसे कहते हैं और झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है और कई जगह पर इसके अलग-अलग नाम हैं, ठीक है? जैसे मलेशिया में इसे मिल्पा कहा जाता है, ठीक है? तो हर देश में इसे अलग नाम से जाना जाता है। जान लेते हैं झूमिंग कृषि क्या है? यह आदिम प्रकार की कृषि है। इसके अंतर्गत वृक्षों, वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है तथा साफ की हुई भूमि को जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इसमें फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब इसमें होता क्या है, एक प्रकार की आदिम प्रकार की एक कृषि होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक जगह पर जैसे बहुत सारे वृक्ष लग गए, ये वनस्पतियाँ लग गईं, तो पहले हम उन्हें क्या करते थे, उस जगह पे काट देते थे और फिर वहीं पर उसे जला देते थे। और जो राख होती थी, उसे पूरे में फैला दिया, उसका उसकी जुताई वगैरह की, वहाँ पे बीज बो दिए और वहाँ पे कृषि कर ली। ठीक है? फिर कृषि से जब जो फसल हमें मिलनी थी, वो हमने मिल गई, उसका हम क्या करते, उसे 2-3 साल के लिए फिर से छोड़ देते। फिर से उसमें वनस्पतियाँ निकल आती थी, वृक्ष निकल आते थे। ठीक है? उसे कई सालों तक हम छोड़ दिया करते हैं। तो ठीक है, फिर दोबारा हम फिर क्या करते हैं, उन्हें काटते हैं। तो ऐसे करके कृषि की जाती है। मतलब एक बार हमने कृषि कर ली, फिर उसे छोड़ दिया काफ़ी सालों के लिए। ठीक है? फिर उसमें जब वृक्ष-वृक्ष उग गए, फिर उन्हें काट के वहीं पे जला दिया। फिर मतलब ताकि उसकी जो उर्वरा जो शक्ति है, वो वापस आ जाए। ठीक है? तो ऐसे करके हम ये वाली कृषि करते हैं। ठीक है? और ये पूरी तरह किस पे निर्भर करती है, तो प्रकृति पे निर्भर करती है। ठीक है? इसमें कोई खाद वगैरह ऐसा कुछ हम नहीं डालते। प्रायः 2-3 साल में मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहती है तथा खेती की जाती है। इसके बाद पुनः पेड़-पौधे उगा दिए जाते हैं। यह कृषि झूमिंग कृषि कहलाती है या स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ठीक है? तो सिंपल सा है, 1 नंबर में पूछा जाएगा आपसे कि स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं या झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार की आदिम कृषि है जिसमें क्या करते हैं कि एक खेत में जहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे उगे होते हैं, उसे काट कर जला दिया जाता है। वहाँ पर कृषि की दी जाती है, जुताई की जाती है, बीज बोए जाते हैं। जब फसल हो जाती है, उसे फिर काफ़ी सालों के लिए हम छोड़ देते हैं। फिर से उसमें वृक्ष या झाड़ियाँ उगा देते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार की जो कृषि होती है, वो झूमिंग कृषि कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ठीक है? कि ऐसे लोग जो होते हैं, एक जगह कर ली कृषि, फिर दूसरी जगह करने चले गए, फिर तीसरी जगह करने लग गए। ठीक है? उसके बाद फिर दोबारा पहली जगह पे आ गए, जहाँ पे पहले कृषि की थी। तो ऐसी कृषि जो होती है, वो क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहलाती है। ठीक है? तो इस टॉपिक में इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमें सिंचाई के बारे में पढ़ना है। वो लास्ट टॉपिक है आपका। ठीक है? उसमें सिंचाई, सिंचाई के साधन वगैरह जो भी हैं, बस वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। वो लास्ट होगा और ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।